अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग लेसन नंबर 6 और 7 करने जा रहे हैं PSY 404 का। लेसन 544 में हम लोगों ने थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव 1 के बारे में बात की थी। आज हम थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव 2 के बारे में बात करते हैं। टॉपिक 22 to 25। अब हम देखेंगे साइकोडायनामिक और बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव। साइकोडायनामिक मॉडल या साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव है क्या? साइकोडायनामिक मॉडल जो है ये ओल्डेस्ट और फेमस मॉडल है जो कि यूज किया जाता है साइकोलॉजिकल मॉडल्स के अंदर। साइकोडायनामिक थ्योरिस्ट जो थे उनका यकीन था कि इंसान जो है उसका बिहेवियर जो होता है, चाहे वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, वो डिटरमिन करता है कि साइकोलॉजिकल फोर्सेस उसके अंदर, उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर मौजूद हैं या नहीं। या यूं करने के बहुत सिंपल करूँ मैं कहूँगी कि साइकोडायनामिक थ्योरिस्ट जो थे उनका मानना था कि आपको जो बिहेवियर होता है, चाहे वो नॉर्मल हो या अननॉर्मल या अबनॉर्मल हो, वो आपका कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर मौजूद नहीं होता। यानी कि आप वो डिटरमिन कर होता है, बता होता है कि आप लाशऊरी तौर पे ये काम कर रहे हो। यानी शऊर और लाशऊर पे काफ़ी ज़्यादा बात की गई थी साइकोडायनामिक थ्योरीज की तरफ से। उन्होंने बताया था कि जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो डिस्क्राइब करती हैं कि डायनामिक के बारे में बात करती हैं कि आप किस तरह दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। ये इंटरेक्शन आपके बिहेवियर को किस तरह राइज कर सकता है, आपके इमोशंस और थॉट्स को किस तरह चेंज कर सकता है। एबनॉर्मल जो सिम्टम्स होते हैं उन्होंने कहा था कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा होता है ये बेसिकली फोर्सेस के दरमियान जंग। इसमें सबसे नुमाया नाम हमारे सामने आता है सिगमंड फ्रॉड का, जो कि फाउंडर थे साइकोडायनामिक थ्योरी के और साइको एनालिस्ट थ्योरी के। क्वेश्चन आता है कि सिगमंड फ्रॉड के आपने दो थ्योरीज के नाम बताने हैं। तो ये थी साइकोडायनामिक थ्योरी और साइको एनालिटिक थेरेपी। ये दो ऐसी थी जिनके ये फाउंडर थे। फ्रॉड के 3 लेवल है जी माइंड के। फ्रेड जो थे ये बेसिकली इन्होंने दिमाग के बारे में बात की थी और दिमाग में भी उन्होंने 3 हिस्से चुने थे और जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि दिमाग को उन्होंने तकसीम 3 हिस्सों में किया था कि उनके अपने रोल्स हैं, अपने फंक्शंस हैं। फर्स्ट उन्होंने कहा कॉन्शियस, यानी आपके शऊर के बारे में। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हर किस्म की थॉट, मेमोरी, फीलिंग, विशेस को लेकर चल रहा होता है। वो हर वक्त आप यूँ समझ लो कि अब जिस मोमेंट में भी होते हैं आपके दिमाग में जो मेमोरीज, फीलिंग्स सेव हो रही होती हैं वो कॉन्शियस के अंदर हो रही होती हैं, या आप सोच रहे होते हो जिस चीज़ के बारे में, वो सारा आपके शऊर में होता है। प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। दूसरे पार्ट को उन्होंने कहा कि एक दिमाग एक ऐसा हिस्सा जो पोटेंशली कॉन्शियस माइंड के अंदर भी रहता है और कभी कभी ऐसा होता है कि वो आप, मैं अगर इसका एग्जांपल दूँ ना तो आपको कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि जैसे आप ये काम कर चुके हो, ये बात कर चुके हो। ये आपको प्री कॉन्शियस सब कॉन्शियस की वजह से हो रहा होता है। अनकॉन्शियस माइंड यानी कि ये आपका एक ऐसा दिमाग का हिस्सा जिसके अंदर फीलिंग, थॉट्स, अर्जेस, मेमोरीज, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कॉन्शियस अवेयरनेस के होते गुजर कर जब वो जाती हैं लाशोर में या पुरानी हो जाती हैं तो वो वहाँ महफूज हो जाती हैं। उन सारी महफूज चीज़ों को उसने कहा कि ये लाशऊर है, यानी अनकॉन्शियस माइंड है। अब वो जो चीज़ें आपके पास अनकॉन्शियस बेसिकली एक ऐसा जगह है जहाँ पे अनएक्सेप्टेबल सोसाइटी की तरफ से जो आपके बिहेवियर होता है ना, लाइक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस आप कर रहे होते हो ना, लाइक फॉर एग्जांपल आपके दर्द हुआ वो आपके लाशों में कहीं छुप गया, एंजाइटी हो गया, सेक्सुअल अर्जेस हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। अब जी आप देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। अब फ्रॉइड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में सबसे पहले क्या था? आईटी था, जो कि इंस्टिंक्चुअल नीड यानी ड्राइव और इम्पल्सेस की तरफ वो उसे फोर्स करता है, प्रोड्यूस करता है। आईडी का मतलब क्या है? इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स। ये अनकॉन्शियसली आपको सेटिस्फाई करते हैं बेसिक सेक्सुअल एग्रेसिव ड्राइव्स को, यानी कि आपके नीड्स को, बेसिक सेक्सुअल और एग्रेसिव नीड को ये फुलफिल कर रहा होता है। अब इसमें हम बात करते हैं प्लेयर प्रिंसिपल आ गया, डिमांडिंग ग्राटिफिकेशन आ गया। सेकंड उसने कहा ईगो। ईगो जो है वो एक साइकोलॉजिकल फोर्स है
जो कि किसी रीज़न की वजह से हो रही होती है, जो कि ऑपरेट कर रही होती है ख़ुद को रियल प्रिंसिपल को लेकर, रियलिटी प्रिंसिपल को लेकर। इसका फंक्शन क्या है? ये एग्जीक्यूट करती है, मेडिएट करती है डिमांड ऑफ आईडी और सुपर ईगो को। अभी तक हमने ईगो पढ़ा, अब हम देखते हैं कि सुपर ईगो क्या है। फ्रॉड के नज़दीक जो साइकोलॉजिकल फोर्स थे जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी इंसान की वैल्यूज़ को, उसके आइडियाज़ को, उसे हम कहते हैं वो सुपर ईगो है। सुपर ईगो जो है वो एक स्टैंडर्ड जजमेंट के लिए आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि आपको कॉन्शियस माइंड, फ्यूचर एस्पिरेशन, आप कहते हो ना आपके सिक्स सेंस आपकी वर्क कर रही है, दैट सिक्स सेंस वाज बेसिकली सुपर ईगो। फ्रॉड ने जी कहा कि पर्सनैलिटी को उसने बताया कि वो आईडी, ईगो और सुपर ईगो पर मुश्तमिल होती है। अगर इन तीनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो जो हेल्दी पर्सनैलिटी होती है वो एबनॉर्मल पर्सनैलिटी की तरफ चली जाती है, यानी इल पर्सनैलिटी बन जाती है। अब जी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी देखें तो फ्रॉड के नज़दीक यकीन था कि जो पर्सनैलिटी होती है ना, फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ लाइफ, उसे हम साइकोसेक्सुअल स्टेज कहते हैं। उसके नज़दीक पर्सनैलिटी जो थी वो हमेशा 3 स्टेजेस पार करके ही बनती है, उसमें कोई सब्सटेंशियल चेंजेस नहीं आती बाद में। फ्रॉड ने प्रपोज किया था कि हर स्टेज में डेवलपमेंट जो हो रही होती है ना, वो इन्फेंसी टू मैच्योरिटी की तरफ जा रही होती है। जैसे जैसे इंडिविजुअल न्यू चैलेंज या इवेंट्स की तरफ बढ़ रहा होता है, उसके एडजस्टमेंट, उसके आईडी के एडजस्टमेंट, ईगो सुपर ईगो के एडजस्टमेंट उसके अकॉर्डिंग हो रही होती है। अगर एडजस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो जो पर्सनल है उसकी ग्रोथ हो जाती है, अगर नहीं होती तो वो फिक्सेटेड हो जाता है, स्टक हो जाता है डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपको एक स्टेज बताई गई थी जिसके अंदर आईडी प्लेयर सीकिंग एनर्जीज फोकस करती हैं प्लेयर सेंसिटिव बॉडी एरिया को, जिसे हम कहते हैं एरोजेनस जोन। साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसने पहली स्टेज कहा ओरल स्टेज, दैट इज 0 to 8 मंथ। याद रखिएगा उसकी पहली स्टेज थी ओरल स्टेज, वो 0 से 8 मंथ की तरफ गई थी। इस स्टेज के अंदर ना जो प्लेयर होता है, यानी जो खुशी का एहसास होता है, वो मुंह से हो रहा होता है, सकिंग, बाइटिंग, चूइंग। एनुअल स्टेज उसने कहा 18 to 36 मंथ। अब जब प्लेयर है वो फोकस हो गया बाउल, ब्लेडर, एलिमिनेशन और इट हेल्प, मतलब यूँ समझ ले कि अब इसने अपना फोकस चेंज किया, अब इसने डिमांड को कंट्रोल करना सीखा इस स्टेज पे आके बच्चे ने। फेलिक स्टेज यानी 3 से 6 साल की उम्र का बच्चा, यहाँ पे प्लेयर जोन जो है वो जेंटल हो गया, सेक्सुअल फीलिंग यूँ कह लें कि इलेक्ट्रा और ओडिपस कम्प्लेक्स जो है वो सारे फीचर हो गए स्टेज के। बच्चा थोड़ा ज़्यादा समझदार होना शुरू हो गया, कोप करना शुरू हो गया वो अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को। देन लेटेंसी 6 to puberty। अब इसने कहा कि कोई भी इसे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो होती है वो इस स्टेज पे हो जाती है, सेक्सुअल फीलिंग जो होती हैं इस स्टेज पे आके डोमिनेंट हो जाती हैं, इम्पल्सेस जो होती हैं वो रिप्रेस्ड हो जाती हैं, लेटेंट स्टेजेस पे आ जाती हैं। लेटेंट स्टेजेस की मतलब हर बर्थ स्टेज के साथ साथ जो सेक्सुअल इम्पल्सेस होती हैं वो रिप्रेस्ड हो जाती हैं, और सेक्सुअल एनर्जी जो होती है सब्लिमेटेड हो जाती है सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर। देन जेनिटल पुबर्टी टू ऑनवर्ड, यानी कि ये वो वक्त है जब बच्चा या एक मैच्योर हो गया, उसका इंटरेस्ट हर स्टेज को कंप्लीट करके वो गुजर गया। टॉपिक 23 डिफेंस मैकेनिज्म। अगर साइकोएनालिटिक एनालिटिक थ्योरी देखी जाए तो जो स्ट्रेटजीज डेवलप की गई ईगो से जो कंट्रोल करती है अनएक्सेप्टेबल आईडी इम्पल्सेस को और अवॉइड करती हैं, रिड्यूस करती हैं एंजाइटी को, इन सारी प्रॉब्लम्स को जो अरोज कर रहा होता है या इस सारे मैकेनिज्म को जो अरोज कर रहा होता है उसे हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म, तो आप लिखोगे इसका आंसर अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिक थ्योरी strategies developed by the ego to control unacceptable ID impulses and to avoid or reduce the anxiety they arouse are known as defense mechanism. इसके बाद है जी रिपर्शन। इसमें एंजाइटी जो होती है वो फीलिंग्स और मेमोरी की तरफ आ जाती है, यानी फीलिंग्स मेमोरी की तरफ आती है और वो कॉन्शियसनेस की तरफ चल जाती है। इंसान जो होता है वो अवॉइड करता है एंजाइटी को, अपने आप को पेनफुल डेंजरस थॉट से दूर रखता है बिकॉज वो उसे कॉन्शियस में होता है। इसके बाद ये रिग्रेशन आ गया,
ये जो होता है इन्फेंटाइल स्टेज होती है, इसमें पर्सन जो होता है वो रीट्रीट करता है अपनी अपसेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को अर्ली डेवलपमेंट स्टेज के अंदर जो उसके पास आ रही होती हैं, जिसके अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो बिहेव करेगा म्यूचुअली और रिस्पॉन्स करता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे ही उसकी मदर उसकी तरफ उसे रिजेक्ट करती है तो उसे गुस्सा आने लगता है। अब उस गुस्से की वजह से ना वो बच्चा अपने बेसिक नीड की तरफ से बेखबर हो जाता है, यानी कि वो गुस्से में इस आलम पे आ गया कि वो उसने अगर उसे भूख लगी है वो खाना नहीं खाएगा। तो वो ये रिग्रेशन वाले स्टेज पे था। देन जी रिएक्शन फॉर्मेशन आ गया। ये जी ईगो को अनकॉन्शियस स्विच कर देती है अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस के अंदर। अगर आप किसी को ट्रीट कर रहे हो ना नफरत से, तो या यूँ कह लो कि आपको किसी इंसान से नफरत है लेकिन आप उसे ट्रीट एक अच्छे तरीके से कर रहे हो, अपनी फीलिंग को छुपा रहे हो, तो वो आपका रिएक्शन फॉर्मेशन आएगा। प्रोजेक्शन, इसके अंदर जी जो अपनी थ्रेटिंग इम्पल्सेस होती हैं उसे वो लोग कंट्रोल करते हैं। लाइक अगर आपको रिप्रेस कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव डिज़ायर अपनी प्रोजेक्ट के अंदर, लाइक अपने एंगर को आप कंट्रोल कर रहे हो अपने बॉस को लेकर, तो आप खुद को काम कर रहे हो, तो ये आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, खुद को आप जाहिर कर रहे हो ना। कि रैशनलाइजेशन, ये आपको सेल्फ जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन होती है। लाइक किसी इंसान ने जब क्रिएट खुद को ना एक्सेप्टेबल बनाने के लिए रीज़न दिया, खुद को जस्टिफाई करने के लिए, खुद को मुतमईन करने के लिए, तो वो जो आ रही होती हैं वो रैशनलाइजेशन में आ रही होती हैं। डिस्प्लेसमेंट, ये सेक्सुअल और एग्रेसिव इम्पल्सेस को शिफ्ट कर देता है मोर एक्सेप्टेबल ऑब्जेक्ट्स की तरफ। लाइक हॉस्टिलिटी को डेंजरस ऑब्जेक्ट से दूर कर देता है। मतलब अगर आप गुस्से में हो, आप चीज़ों को आप सोचते हो कि ये उठाए तो ये मसला हो जाएगा, तो वो जो सोचने का अमल होता है वो डिस्प्लेसमेंट में आ गया। नॉर्मल एबनॉर्मल फंक्शनिंग, फ्रॉड के नज़दीक जो हेल्दी पर्सनैलिटी होती है ये कंप्रोमाइज़ करती है, एग्जिस्ट करती है थ्री फोर्सेस को, आईडी, ईगो और सुपर ईगो को। 24 के अंदर थेरेपेटिक टेक्निक होता है जिसमें साइको एनालिटिक थेरेपी आ रही होती है, जिसमें हम बात करते हैं फ्री एसोसिएशन की। साइकोडायनामिक थ्योरीज के थेरेपीज के अंदर जो पेशेंट था वो रिस्पॉन्सिबल करता है हर डिस्कशन को स्टार्ट करते हुए। थेरेपिस्ट जो होता है उसे बताता है कि आपकी थॉट, आपकी फीलिंग, आपकी इमेज जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, वो कितना इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट है। अब ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, ये प्रैक्टिस हो रही होती है, इसे हम कहते हैं फ्री एसोसिएशन। इसके बाद रेजिस्टेंस आ गया। कभी कभार ऐसे होता है कि आप कुछ बोल होते हो ना, तो आपको आप रुक जाते हो, या आप बोल के थोड़ा वेट करते हो कि आप अपने क्लाइंट को टाइम दे रहे होते हो ताकि वो मोर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करे। फ्रॉड के नज़दीक ये जो पार्टिकुलर एरिया था ना, ये प्रॉब्लमेटिक होता है, यानी कि इसमें एनालाइज किया जाता है, इसे एनालाइज करना चाहिए। ट्रांसफरेंस, ट्रांसफरेंस के अंदर क्लाइंट के अनकॉन्शियस पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग को रीडायरेक्ट किया जाता है टुवर्ड द थेरेपिस्ट। ड्रीम इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर फ्रॉड ने बताया था कि जब रॉयल राउंड रोड की तरफ जाते हैं, लाइक कॉन्शियस से अनकॉन्शियस की तरफ जा रहे होते हैं, जो आपके जाने का प्रोसेस होता है वो होता है एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स, यानी आपके ख्वाब क्या हैं। और वो ख्वाब वो विशेज़ होती हैं, वो चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद होती हैं। कैथारसिस, कैथारसिस को शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा। कैथारसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर रिवील किया जाता है रिप्रेस फीलिंग को। अब ये वो रिप्रेस फीलिंग होती है जो आपके माजी में आपके साथ हो चुकी होती हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। पोस्ट फ्रॉडेंस, और जब फ्रॉड ने ना अपने उसने उसके पास ना उसके शागिर्द थे बहुत सारे। फ्रॉड के बाद उन्होंने उस पर वर्क किया, जिन्हें हमने कहा कि पोस्ट फ्रॉडेंस थे ये लोग। कार्ल जंग, अब इसने क्या किया, कार्ल जंग ने किया जी एनालिटिक साइकोलॉजी के पर बहुत ज़्यादा वर्क किया। जहाँ की प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट था वो था आर्चिटाइप, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन और वर्ड एसोसिएशन टैक्स। एल्फ्रेड एल्डर, एल्डर जो है ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी का फाउंडर था। इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स और बर्थ ऑर्डर को इसने दो डिस्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट बताए थे अपनी थ्योरी के अंदर। टॉपिक 25 है बिहेवियर पर्सपेक्टिव। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो बिहेवियर्स जो थे उनका
बिलीफ एक्शन पे था, बिहेवियर जो थे वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस पे डिटरमिन करते थे। अब वो एक्सपीरियंस था जो डिटरमिन किया गया था एनवायरमेंटल फैक्टर्स की मदद से। जो आपके आसपास होता है, आपके कॉन्शियस में सेव रहता है, या आपको आने वाली ज़िंदगी के बारे में बता रहा होता है, उस पूरे बारे में बिहेवियर्स ने बात की थी। तो सबसे पहले थ्योरी हमारे पास आ गई कंडीशनिंग। लर्निंग प्रिंसिपल जो होते हैं वो कंडीशनिंग पे बेस कर होते हैं। थ्योरिस्ट जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था मुख्तलिफ कंडीशनिंग को। हर एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में बताया था कि इसका नॉर्मल बिहेवियर भी था। हर एबनॉर्मल बिहेवियर एक नॉर्मल बिहेवियर बनाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एसोसिएशन की गई थी दो इवेंट्स की, जो कि बार बार रिपीटेडली अक्कर हो रही थी एक ही टाइम में, एक ही वक्त पर, और इंसान के दिमाग में फ्यूज़ कर दिया गया था ताकि वो एक सेम रिस्पॉन्स को ला सकें। आइवन पेवलोव की थ्योरी आपके पास आती है क्लासिकल कंडीशनिंग, या यूँ कह लें कि आइवन पेवलोव जो थे वो फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशन कहलाते थे। इन्होंने 2 अक्र इन तजर्बा क्या किया इंसान के दिमाग को लेकर। अब मैं आपको बताती हूँ, इंसान ही किसी भी दिमाग को कर लें। अब उसने बताया कि बिफोर कंडीशनिंग के, अगर रुके मैं आपको पूरा इसका वर्डिंग दे देती हूँ, ये आपके पास आ गया। पेवलोव के नज़दीक ना रिस्पॉन्ड जो होता है वो वन स्टिमुलस होता है, लाइक बार बार किए जाने के बाद जो चीज़ आपके सामने आती है, वो आपके दिमाग में जो चीज़ बैठ जाती है, उसे हम कहते हैं कि ये कंडीशन रिस्पॉन्स था। अब उसने अपेरेंट कंडीशन, अच्छा अब मैं थोड़ा सा आपको इसका डिटेल बता दूं। सबसे पहले उसने एक डॉग को चुना, उसके सामने खाना रखा तो उसने देखा उसकी सैल्वेशन हो रही, यानी उसके मुंह से सैल्वेशन स्टार्ट हो गई, ये रिस्पॉन्स था। ये दोनों अनकंडीशनल स्टिमुलाई थे। देन उसने क्या किया, एक विसल ली और कुत्ते के सामने बजाई तो नो सैल्वेशन हुई। देन थर्ड स्टेप पे उसने किया क्या कि उसने विसल प्लस फूड रखा, तो देखा कि डॉग के मुंह से सैल्वेशन दोबारा स्टार्ट हो गई। तो इसमें पता ये चला कि ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, यानी कि उसने देखा खाना पड़ा है, साथ विसल पड़ी है, तो भी उसे उसके मुंह से आना चाहिए। सिंपल विसल को देख के उसके मुंह से सैल्वेशन स्टार्ट नहीं हुई थी। पूरा एक तरीका डॉग को बता दिया गया कि जब विसल बजेगी तो खाना मिलेगा। अब उसके दिमाग में बैठ गई ये चीज़। जैसे बैठ गई उसके दिमाग में ये बात, ये कॉन्सेप्ट उसके माइंड में आ गया, तो उसके फूड हटा के सिंपल विसल रखा गया, तो रिस्पॉन्स जो हुआ कि सैल्वेशन दोबारा से स्टार्ट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन रिस्पॉन्स आ गया। और पेरेंट कंडीशनिंग आपके पास आ जाती है, जो कि BF स्किनर ने किया था। अब इसमें बताया गया था कि जो इंडिविजुअल है उसका जो बिहेवियर है वो सर्टेन वे के थ्रू, यानी किसी एक्सपीरियंस की वजह से तब्दील किया जा सकता है। सबसे पहले अपेरेंट कंडीशनिंग के अंदर कहा इमिडेंसी। इसमें उसने बताया कि जब आप रिवॉर्ड देते हो ना किसी भी क्लोज टाइम के अंदर या स्पेस के, फॉर एग्जांपल अगर आप इमीडिएटली उसे उस बिहेवियर को रिवॉर्ड कर देते हो ना, तो वो इमीडिएसी की तरफ आ गया, यानी कि उसने सीख लिया। कंसिस्टेंसी, बार बार आप वो बिहेवियर रिपीट कर रहे हो, पनिश कर रहे हो हर दफ़ा, तो क्या होगा, वो बिहेवियर कभी भी शेप नहीं होगा। रीइंफोर्समेंट, अब होते हैं ना वो, आप बच्चे को मार रहे होते हो, बच्चा पढ़ नहीं रहा, रोज मार खाने का बच्चा ढीठ हो गया। अब वो ढीठ होना बेसिकली कंसिस्टेंसी के अंदर आया। अब जब इसमें देखते हैं तो बिहेवियर जो है वो सेटिस्फाई हो गया, यानी कि हमने कहा रीइंफोर्स है। अब इसमें लाइकलीहुड पर उनका रिपीट हो गया। उसने अपने फ्यूचर में अगर उसे रिवॉर्ड मिला था वो फ्यूचर में अच्छे काम करेगा। अगर उसे डांट पड़ी थी, मारा गया था, यानी पनिशमेंट की तरफ आए, तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं जो कॉन्सिक्वेंसेस बिहेवियर पे आ रहे होते हैं ना, अनसेटिस्फाइड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो पनिशमेंट की वजह से आ रहे होते हैं। एक तो ये आपके लाइकलीहुड को डिक्रीज कर देता है, बार बार किसी को पनिश करना। पनिश से आप पॉजिटिव भी हो सकते हो, नेगेटिव भी हो सकते हो। बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे होते हैं, लाइक पॉजिटिव पनिशमेंट के अंदर अच्छे अनप्लेजेंट भी आ रहे होते हैं, और नेगेटिव के अंदर कभी कभार ऐसा होता है कि प्लेजेंट आपके पास आ रहे होते हैं आउटकम्स। मॉडलिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अंदर हम किसी भी इंडिविजुअल को ना रिस्पॉन्स एक्वायर कर सकते हैं,
दिखाकर, इमिटेट करके दूसरों को। फोबियाज हो गए। फोबियाज जो हैं वो बेसिकली मॉडलिंग कहलाते हैं। लाइक अगर आप किसी छोटी बच्ची को, या अब किसी छोटे बच्चे को बार बार कहते हो कि डॉग के पास ना जाओ वो काटेगा, या अब कहते हो फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी की बात करते हैं तो इसमें कहते हैं ना कि बाहर अंधेरे में न जाओ, जिन होगा, भूत होगा, दैट इज मॉडलिंग। अब उसके दिमाग में ये बैठ गया, ये डर बैठ गया, वो जितना मर्जी बड़ा हो जाए वो कभी भी अंधेरे में नहीं जाएगा, बिकॉज आपने उसके दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि अंधेरे में जाने से भूत आ जाता है सामने। तो ये वो बातें होती हैं, ये सारी मॉडलिंग के अंदर आती हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।